तो क्या बात चल रही थी? असल वाला बिजनेस लॉ, उसमें ये सारे ही चैप्टर, कंपनी लॉ मोर और लेस इतना ही होता था, इसमें से कुछ चीज़ें माइनस हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें प्लस हुई हुई हैं, तो तकरीबन इतना ही होता था। बिजनेस लॉ इस वक्त जितना है उसको कम से कम 60% और बढ़ा लें। अदर लॉज निकालने के बाद भी आप उसको 60%, वो जो इस वक्त वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच वगैरह का चैप्टर जो 1 सफ़े का है वो 10 सफ़े का हुआ करता था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तकरीबन 40 सफ़े का होता था। पार्टनरशिप के एक चैप्टर में ये सारी चीज़ें होती थी और कुछ इजाफी चीज़ें भी होती थी। 27 चैप्टर होते थे किताब में, तो वो यूँ समझें कि ये 2 पेपरों में एक और इसी साइज़ का पेपर और ऐड कर दें तो फिर बन जाएगा वो पेपर जो ओरिजिनली बिजनेस लॉ कहलाता था। तो आप लोग तो ऐसे टाइम पे आए हैं कि हलवा ही हलवा है। उस इतने छोटे से सिलेबस में भी अगर आप ये वो पूछें, जनरली मैं मजाक के अलावा आपको बताऊँ, मैं भी आ रहा था, रास्ते में एक बच्चा पास आया, सर वो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि सर से ज़रा ये पूछ के आना एक सवाल। मैंने कहा बताएं क्या सवाल है, चलते चलते उसने कहा सर उसने कहा कि मैंने पार्टनरशिप का लॉ कर लिया और ये 3-4 चैप्टर्स कर लिए हैं, सर से पूछना और कौन से कर लूँ। मैंने दोबारा सोचा कि शायद ये पूछ रहा है कि सर कौन सा छोड़ दूँ, फिर भी थोड़ा सा कम लेवल का ऑफेंस होता कि वो कहते थे सर इन 18 में से बता दें कौन सा छोड़ दूं। पहली बात है कि मैं वो जब सवाल भी अच्छा नहीं मानता, लेकिन भाई साहब ये कहते कि कुछ कर लिए हैं, बताएं कौन से और इजाफी कर लिए जाएं तो नैया पार लग सकती है। तो उसको फिर मैंने जो है पे डांटा, मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, इस सब्जेक्ट में तो ऐसा मत सोचो। हाँ ये पूछ लो कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, वो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन कौन सा कर लूँ और कौन सा छोड़ दूँ ये तो बिल्कुल ही। और ये उस बिजनेस लॉ की बात है जिसमें 18 चैप्टर हैं। तो जिस कंपनी लॉ में 12 चैप्टर हो, जिनमें से चैप्टर नंबर 4 2 सफ़े का हो या 2.25 सफ़े का हो, चैप्टर 5 2 सफ़े का हो, चैप्टर 9 2 सफ़े का हो, 6 और 7 और 10 जो है वो 4-4 सफ़े के चैप्टर्स हो। ऐसी जगह पे अगर बंदा कहे कि जी मैंने शॉर्टकट की तरफ जाना है, कुछ छोड़ना है, वो बड़ा गलत है। और ख़ासतौर पे मीटिंग डायरेक्टर जिनमें से मिला के उन्होंने कहा है कि वो 25 से 30 नंबर का पेपर बना रहे होंगे, तो ये इन 2 चैप्टर्स के साथ आप नहीं वो कर सकते ऐसा। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पिछले दिन से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो मुझे बताएं, ताकि फिर हम जब डायरेक्टर में एंटर हों तो फिर हम इस चैप्टर के अंदर ऐसा उतर जाएँ कि बस फिर हमें बाहर निकालना मुश्किल हो जाए। चैप्टर 3 में से क्या सिनेरियो ज़्यादा आते हैं या क्रैमिंग ज़्यादा आती है? मिक्सिंग है। लकीली क्रैमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, अब पता नहीं लकीली है या अनलकीली है, ठीक है, लेकिन ये है कि क्रैमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब मीटिंग है उसमें लॉजिकल सवालों की बहुत भरमार है। अच्छा फिर क्या होता है जब आप पास पेपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आपके सामने बड़े अलग अलग टाइम के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। 2014 से पहले ये पेपर कंपनी लॉ का अलग होता था। 2014 से लेकर 2021 तक ये कंपनी लॉ और बी लॉ इकट्ठे रहे हैं, यानी कंपनी लॉ 50 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछा जा सकता था। तो इस दौरान के जो सवाल हैं उसमें क्रैमिंग की थोड़ी सी ज़्यादा रेशो और लॉजिकल सवाल उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप 2014 से पीछे जाएंगे तो आपको कुछ बड़े साइज़ के सवाल भी नज़र आएंगे, कुछ टेक्निकल सवाल भी नज़र आएंगे। और इस टाइम हम दोबारा उसी पैटर्न पे आ चुके हैं कि कंपनी लॉ का अलग से वो है। तो किसी भी वक्त पास पेपर में क्रैमिंग की ज़्यादा मिक्सिंग या लॉजिक की ज़्यादा मिक्सिंग से आप एक चैप्टर का अंदाज़ा सही से नहीं लगा सकते। बट अगेन मैंने आपको पहले दिन से बताया कि कंपनी लॉ में टाइप 2 सवाल सबसे ज़्यादा है। लॉजिकल सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, देखने में लॉजिकल होता है, लेकिन कंपनी लॉ में ना एक एब्सोल्यूट जवाब होता है। कंपनी लॉ में एक एब्सोल्यूट जुर्माना होता है, एक एब्सोल्यूट इतने दिनों में ये काम करना है। बी लॉ में होते थे अंदाजे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर उसके जुमले का ये मतलब था, इंटेंशन यूँ थी तो ऐसे होगा। तो बी लॉ में हमारे पास टाइप 3 सवाल ज़्यादा आते थे, जिसमें आपने ओपिनियन देना होता था, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता था। यहाँ आपके पास ज़्यादातर या सीधे सीधे रट्टे वाले सवाल या टाइप 2 सवाल जिसमें एक सिचुएशन बता के आपसे पूछ वो क्रैमिंग रहे होते हैं। तो सी लॉ बी लॉ से ज़्यादा आसान है और छोटा भी है। बी लॉ की किताब में अगर मैं पिछले एडिशन की बात करूं तो 77 पेजेस बी लॉ की किताब के थे और 70 पेजेस सी लॉ की किताब के थे। और कई दफ़ा तो पूरा सफ़ा सिर्फ लिस्ट पे होता है कि वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करना है, कौन किस किस वजह से अप्लाई कर सकते हैं। एक सफ़ा पूरा लिस्ट है, डायरेक्टर रिपोर्ट एक सफ़ा पूरा लिस्ट है, यानी कि उन 70 सफ़ों में भी ज़्यादातर सफ़े तो सीधे सीधे रट्टे से भरे हुए हैं। तो इसलिए किसी भी टाइम पे ना कंपनी लॉ के बारे में ये हरगिज़ नहीं सोचना कि हम इसमें से कुछ छोड़ दें।
सिलेबस इस तरह से स्प्रेड हुआ है कि वो कभी भी देखे ना, लोगों ने प्लान किया होगा 1 to 5 में से इतने नंबर का फलाना इतने, तो लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया होगा, वो सोचा होगा कि अच्छा चलो 1 to 5 पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं और आगे से कुछ छोड़ देते हैं। उन्होंने 1 to 5 में से मिला के टोटल 4 नंबर का सवाल पूछा और बाकी सवाल उठा के किसी ऐसे चैप्टर से पूछ लिया जो शायद आप छोड़ के गए हो। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। हाँ, किसी चैप्टर को बहुत अच्छा तैयार कर लें, किसी चैप्टर को जो बहुत अच्छा ना हो सके दरमियाना कर लें, लेकिन स्किप कुछ नहीं करना। ये जुर्म है, ये वाकई बहुत बड़ा जुर्म है कि अगर एक सब्जेक्ट इतना मासूम सा हो और उसके बाद भी आप उसको छोड़ने के बारे में सोचें तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जी, कोई सवाल गुज़िश्ता से रिलेटेड? अगर स्टैची मीटिंग से पहले एजीएम हो जाए, यानी कि एजीएम उस टाइमलाइन में आ जाए जो स्टैची मीटिंग की टाइमलाइन है, तो फिर हमें स्टैची मीटिंग अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है। हम एजीएम पे स्टैची रिपोर्ट भी डिस्कस कर देंगे। एनुअल जनरल मीटिंग ना, जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग पहले ईयर पे करनी है और पहला ईयर स्टार्ट कभी भी हो सकता है। तो हो सकता है कंपनी रजिस्टर ही 2 फरवरी को ही हो और उन्होंने सोचा हो कि 30 जून हमारा ईयर एंड होगा, तो उन्होंने क्या किया हो कि 30 जून से 1-2 महीने बाद अपनी एजीएम करा ली हो। तो हो सकता है उनकी एजीएम हो गई हो 6-7 महीने में और ये टाइम जोन था स्टैची मीटिंग का। तो दिस कैन हैपन कि वो फिर इसी मीटिंग के साथ उस एजेंडा को भी कनेक्ट कर लें। जी, गुज़िश्ता चैप्टर से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड या किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे, डायरेक्टर्स की बात करते हैं। ये चैप्टर बड़ा है तो इसको हमने 2 दिनों में डिवाइड किया है और पहले दिन में हम जितना पढ़ सकेंगे पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहले दिन पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर दूसरे दिन जो चीज़ें बच गई वो हम उस पर कवर करते हुए चैप्टर 4 की तरफ इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा और हम फाइनली इस क्रैश कोर्स को ख़त्म कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ चलते रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी जब देख रहे होंगे तब भी साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे होंगे। डायरेक्टर्स की बात करते हैं। डायरेक्टर्स कौन लोग हैं? डायरेक्टर्स कौन लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं? सबसे पहले ना हमें समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्टर बेसिकली है क्या। डायरेक्टर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। कंपनी की इंतज़ामिया चंद लोगों ने मिलकर चलानी है, ये एक पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन है। इस ग्रुप ऑफ पर्सन को हम कहते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सारी कंपनी, हज़ारों शेयर होल्डर्स की कंपनी चलानी है इन 11-12 बंदों ने। फॉर एग्जांपल कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ मिनिमम तादाद है, मैक्सिमम तादाद नहीं है, तो हम मतलब इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, मिलकर चलानी है कंपनी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन में ना हर तरह के लोग हों। कुछ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नुमाइंदे भी हों कि मेंबर्स ने वोटिंग से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया हो। तो हो सकता है कि इसके अंदर हम कहें कि हाँ भाई ये जो है ना, ये हमारे चंद ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो इलेक्शन से आए हैं। तो कुछ लोगों को इलेक्शन से भरा, वो जनाब यहाँ चले गए। फिर क्या हुआ, कंपनी में 1-2 एम्प्लॉइज़ हैं जो कंपनी के लिए दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सारा कुछ है। कंपनी के बड़ों को लगा कि ये अगर डायरेक्टर बन जाएगा ना तो कंपनी में वैल्यू ऐड करेगा। फाइनेंस डायरेक्टर, HR डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, आपने नाम सुना होगा। अक्सर डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं और उनको हम एलिवेट करके डायरेक्टर बना देते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे 2 ऐसे लोग हों जो कि एम्प्लॉई डायरेक्टर हों। फिर एक और कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो पता लगे कि ये वाले भाई साहब जो है वो उस कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर बैठे हुए हैं। किसी क्रेडिटर ने हमें लोन दिया हुआ है, तो पता लगा ये भाई साहब उस क्रेडिटर के नुमाइंदे हैं। फिर लॉ ने कहा था जी इस तरह की कंपनी को चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल बाहर का बंदा होना चाहिए जो कि सिर्फ मीटिंग में आके बैठे, तो शायद ये इसको वो कर लें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मिक्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स है विद डिफरेंट स्किल्स, विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन, विद डिफरेंट अपॉइंटिंग पैटर्न। कोई इलेक्शन से आया है, कोई नॉमिनेशन से आया है, किसी को दूसरी कंपनी ने भेजा है, किसी को आपने सेलेक्ट किया है। कोई फुल टाइम है, कोई पार्ट टाइम है, कोई सिर्फ मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, कोई हर वक्त कंपनी में बैठ के तनख्वाहें भी ले रहा है और हर दिन के डे टू डे अफेयर्स को भी देख रहा है। तो इस सारे ग्रुप को हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप बोर्ड में किसी भी तरीके से आए, इनमें से हर शख्स डायरेक्टर कहलाएगा। डायरेक्टर मीन्स एंड इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम। आप एम्प्लॉई डायरेक्टर कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते हैं, किसी भी किस्म के डायरेक्टर कहलाते हैं, आप डायरेक्टर हैं। और इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जब भी कोई फैसला होगा तो ये सब मिल के फैसला करेंगे। ये कितने बंदे हैं जी? 4, 3, 7, 11। ये 11 बंदों ने मिल के फैसला करना है। किसी भी फैसले पे इनमें से 6 बंदे अगर एक चीज़ पे एग्री हो गए तो फैसला हो जाएगा। इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं है, सब बराबर होते हैं।
ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्शन में ज़्यादा वोट लेके आए, कम वोट लेके आए तो उसकी वोटिंग पावर में फ़र्क हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ हमेशा शो ऑफ हैंड होती है, वहाँ तादाद काउंट होती है। तो 6 लोग मिलकर फैसला करें, यानी हर फैसले में हमारे पास ऐसे लोग हैं जिसमें इलेक्टेड लोगों की नुमाइंदगी भी अच्छा है, जो इलेक्टेड है वो भी सारे आपस में कॉन्सेंसस कहाँ रखेंगे, इनमें से 2-3 तो आपस में दुश्मन होंगे। कहीं ना कहीं एक अपोजिशन का कॉन्सेप्ट होगा, कहीं ना कहीं एक रूलिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग इस तरह के अलग अलग इंडिविजुअल एक जगह इकट्ठे होंगे और कंपनी के ऊपर जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर से आया पढ़ा लिखा आदमी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नौकरी पे हैं वो लोग हैं जिनको उस काम का तजर्बा है, ये वो लोग हैं जो कि शेयर होल्डर के पैसे के नुमाइंदे हैं, ये कहेंगे नहीं भाई बीइंग अ शेयर होल्डर ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जब ये सब मिलकर फैसले करेंगे तो वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसला होगा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके कुछ रूल्स हैं। रूल ये है कि हर बंदे के बराबर वोट है। रूल ये है कि हर बंदा डायरेक्टर कराएगा जिस मर्जी नाम से हो, अगर वो डायरेक्टर की सिप की कुर्सी पर बैठा है। रूल ये है कि ये तनख्वाहें तब लेंगे जब ये फुल टाइम डायरेक्टर हो। अगर ये फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, यानी कि फुल टाइम सिटिंग नहीं है कंपनी में, तो ये सिर्फ मीटिंग की फ़ीस लेंगे और मीटिंग अटेंड करने के जो टी है वो लेंगे। यानी मीटिंग अटेंड करने का पैसा, फॉर एग्जांपल इनको 50,000 दे दिया जाएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, और आने जाने का खर्चा पानी, अगर ये किसी दूसरे शहर से उठ के आए हैं तो वो आने जाने का इनको खर्चा पानी दे दिया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो कि शायद साल में सिर्फ 4 दफ़ा कंपनी की मीटिंग में आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, अपना अच्छा मशवरा देंगे और पूरे साल में उन्होंने टोटल कमाया होगा 2 लाख रुपया। तो कंपनी को ऐसे डायरेक्टर जो कि हर वक्त के 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं वो नहीं रखने पड़ेंगे। जब इन्होंने फैसले करने ही मीटिंग्स में, तो वाई नॉट कि हम डायरेक्टर को मीटिंग के वक्त ही बुलाएं, वो मीटिंग के वक्त आएँ और फैसलों में शामिल हों। तो वो डायरेक्टर जो फुल टाइम अपना कंपनी को नहीं देते वो नॉन एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, और जो फुल टाइम कंपनी को देते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, बट हमारी किताब ने इन दोनों को अलग अलग तरह से नहीं डिस्कस किया। एम्प्लॉय डायरेक्टर को भी तकरीबन पी गए, उसका जिक्र ना होने के बराबर है। तो ये अलग अलग रूटों से आए हैं। तो अब इस चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्टर कौन है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन डायरेक्टर हो सकते हैं। फिर अगली चीज़ हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के डायरेक्टर्स कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ से आते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है, उनकी सिलेक्शन का तरीका क्या है, उनकी नॉमिनेशन का तरीका क्या है। तो इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा पोर्शन है दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एक आध और डायरेक्टर है जिसका इन्होंने थोड़ा सा आगे जिक्र कर दिया है, मैं बीच में कोशिश करूँगा कि उसको भी बीच में हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें। यहाँ तक कोई सवाल हो भाई, कुछ पूछना चाह रहे थे? जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सही है। वो कंपनी के अफेयर्स कैसे देख रहा होगा, उसको डे टू डे इश्यूज़ का नहीं पता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसको ये पता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है बाहर की। एक एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये एसोसिएटेड कंपनी की वसीदर मफाद में है या नहीं, कंपनी एक नई बिल्डिंग बनाए या ना बनाए, इन चीज़ों में वो मदद कर सकता है। हाँ, डे टू डे जो छोटे मोटे मसले होते हैं ना, देखिए सारे मसले ऐसे नहीं होते जो कि डायरेक्टर की तवज्जो के हों। फॉर एग्जांपल हर दिन जनरेटर में मसला रहे और डायरेक्टर एक परेशान रहे और बार बार स्टाफ से कहे जनरेटर ठीक करो, इस तरह से करो, ये ऐसा इशू नहीं है जो कि इस लेवल का है जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग हो। हाँ, जनरेटर ख़रीदना या नहीं ख़रीदना ये एक बड़े लेवल का मसला है। तो जब ये मीटिंग में आएंगे ना तो इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बताएंगे कि चल क्या रहा है। फिर क्या होता है, इनकी कमेटियाँ बनी हुई होती हैं अलग अलग कामों के लिए, डायरेक्टर्स की नीचे कमेटियाँ, वो कमेटियाँ अपनी अपनी सिफारिशात पेश करती हैं। मैं इसको रेजोनेट करूँगा आईकैप के साथ। आईकैप में काउंसिल होती है। काउंसिल में कौन लोग होते हैं? जो इलेक्शन से आए होते हैं। हम आईकैप के मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम वोट करते हैं कुछ काउंसिल मेंबरान को। लाहौर से 5 सीटें, कराची से 9 सीटें, फलाना जगह से 3 सीटें, इस तरह से करके अलग अलग जगह से हुआ। फिर क्या होता है, उस काउंसिल में कुछ गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आके बैठते हैं, एक आध बंदा और कोई पॉलिटिकल साइड से भी आता है जनाब कि वो भी उसमें शामिल हो जाए। अब ये बन गई ओवरऑल काउंसिल। अभी काउंसिल में कौन है? एक बंदा कराची से उठ के जाएगा, एक लाहौर से उठ के जाएगा। जब भी इनकी कोई बड़ी मीटिंग होगी तो क्या होगा, ये लोग अपने अपने इलाके से फ़्लाइटें पकड़ के शहर में पहुँचेंगे, मीटिंग करेंगे, और हो सकता है कि टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग कर लें। लेकिन आईकैप नामी इदारे में एक बच्चे को फ़ीस जमा कराते हुए क्या मसले आ रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं पता होगा, सिवाय उसके जो इनमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, जो आईकैप कराची में बैठा होगा, जो डेली के फ़ीस के मसले जिसके सामने आते होंगे। तो जब वो मीटिंग में आएगा तो कुछ सिफारिशात लेके आएगा। फिर क्या होगा, डायरेक्टर जो है जब वो मीटिंग में कहेगा जी ये मसला आ रहा है, तो हो सकता है डायरेक्टर कहीं कमेटी बना देते हैं जिसमें ये 1-2 डायरेक्टर इलेक्टेड होंगे और एक हमारा एम्प्लॉय लेवल का फलाना बंदा होगा। ये लोग मिल के बताएंगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जैसे आईकैप में क्या होता है, एजुकेशन की कमेटी होती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एडकॉम कहलाती है।
या एजुकेशन और ट्रेनिंग के मसले देख रही होती है। फिर इसी तरह से कमेटी होती है जो इन्वेस्टिगेशन को देख रही होती है। तो ये क्या करते हैं, काउंसिल वाले छोटी छोटी कमेटियों को टास्क डेलीगेट कर देते हैं। ये छोटी छोटी कमेटियाँ आईकैप के एग्जेक्टिव्स के साथ यानी एम्प्लॉइज़ के साथ, टॉप एम्प्लॉइज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और काम चलाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में ये लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करवा रहे होंगे। और ये बाद में इनसे पूछेंगे भाई तुम कंपनी में बैठे थे, बताओ कंपनी कैसे चल रही है। तो अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम अगर काउंसिल ने अप्रूव करनी है तो गवर्नमेंट के बंदों को तो पता ही नहीं है उसमें क्या होता है। और जो इस्लामाबाद में एक फर्म में बैठा हुआ है और वो ऑडिट कर रहा है और ऑडिट से उसको फुर्सत नहीं मिल रही, वो अचानक से कमरे में जाके बैठेगा जहाँ डिस्कस ये हो रहा होगा कि बीलो और सीलो को अलग करें या ना करें। वो एक दफ़ा पूछेगा ज़रूर कि ये दोनों क्या होते हैं। जनरली ये मसलो मसाइल हैं, ये कंपनियों में भी मसलो मसाइल हैं। ये जो बाहर के बंदे आते हैं ना, फिर वो उनको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता होता, बाहर का ज़रूर पता होता है। तो अगर वो लोग आएंगे, काउंसिल मेंबर इकट्ठे होंगे, तो शायद उन्हें ये ना पता हो कि पाकिस्तान में क्या मसला है, लेकिन वो ये ज़रूर बताएंगे कि ACCA ने ऑनलाइन पेपर ले लिए हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है उनका, ICW ऐसा कर रहा है, कुस्तुन दुनिया में ऐसा हो रहा है, सूडान में ऐसा हो रहा है, हम यूं क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो वो अपनी एक अलग दुनिया में चल रहे होंगे। अगर वो दुनिया नहीं हो और हम सिर्फ यहीं अपने बंदों तक रहें तो अपने ही सिस्टम में महदूद हो जाएं। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट तरह से सोचते हैं, लेकिन फैसला कंसेंसस से लेते हैं। इस फैसले में क्या होगा कि सबकी नुमाइंदगी होगी, एक बहस हुई होगी, कुछ लोगों ने उसकी पॉजिटिविटी को बात की होगी, नेगेटिविटी को। तो कंपनी के डिसीजन जब ये लेंगे तो ये कंपनी के मोस्ट प्रॉब्ली बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन होगा। क्लियर हो ये बात? तो इसलिए फिर इसमें एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव, लेकिन ऑब्वियसली नॉन एग्जेक्टिव को हम डे टू डे अफेयर्स में शामिल नहीं करेंगे, बट डिसीजन मेकिंग जब हो रही होगी, ये लोग कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी के अंदर आईकैप में बैठा हुआ और उसे पता है कि एग्जामिनेशन के वक्त बच्चों को ये मसले आते हैं। ये कुछ सिफारशात लेके गया कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो एग्जामिनेशन की फ़ीस है ना, ये इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए और इसमें एक नया वेबसाइट बना देनी चाहिए, ये इसने कहा। लेकिन ये वाले भाई साहब अभी 2 दिन पहले तुर्की से होके आ रहे थे और तुर्की में एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे बताया जा रहा था कि वो तमाम ऐसे इदारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो उनको जो फ़ीस और जो पैसों के मसले हैं और उसके लिए जब वो वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उनका डाटा लीक कैसे होना शुरू हो गया है। अभी ये सुन के आ रहा है। जब इस मीटिंग में ये भाई साहब अपनी सिफारिशात पेश करेंगे तो ये भी बताएगा कि मैंने क्या सुना था। फिर ये कहेगा सर जी आपकी बात और है, पाकिस्तान में किसने डाटा लीक करना। तो फिर ये क्रेडिटर का नुमाइंदा होगा, कहेगा भाई जो भी हो हमारे पैसे टाइम से देने हैं, ऐसा सिस्टम बनाओ कि रिकवरियाँ सही हों। तो हर किसी का ना अपना अपना इंटरेस्ट होगा। जब ये मिल के काम करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से कानून साजी होगी। जैसे बिलों में आपने पढ़ा था कि कुछ सेनेटर्स होंगे, कुछ नेशनल असेंबली वाले होंगे। सेनेटर सूबों के नुमाइंदे होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। नेशनल असेंबली वाले जो है वो हमारे नुमाइंदे होंगे जिनको हमने अपने अपने इलाकों से अच्छे अच्छे लोगों को चूज़ किया होगा। फिर कुछ और मुंतखब लोग भी होंगे, कुछ सिलेक्टेड भी होंगे, फिर वो मिलजुल के फैसला करेंगे। तो कंपनियों में भी ऐसे होता है। तो एक्चुअली कुछ बड़ी कंपनियों में अच्छी खासी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में 5-6 बंदों की कंपनी होती है, वही डायरेक्टर होते हैं, वही कंपनी चला रहे होते हैं, सारा कुछ वही कर रहे होते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। इस ग्रुप के मैं आपको फीचर्स बता रहा था, तो फीचर बताते बताते एक अहम फीचर था कि ये इंडिविजुअल्स होंगे, ये इंसान होंगे। डायरेक्टर कॉर्पोरेट पर्सन नहीं होगा, डायरेक्टर शुड बी अ नेचुरल पर्सन। और अगर ये किसी कॉर्पोरेट का नुमाइंदा होगा तो वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ये नहीं हम कहते हैं कि जी ये बंदा तो फलाना क्रेडिटर की तरफ से आ रहा है, अब पता लगे हर दफ़ा एक नया बंदा आ जाओ, हर दफ़ा उसे समझाएं कि अभी तक क्या हुआ है। तो ये नुमाइंदा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये एक ही नुमाइंदा होना चाहिए जो बार बार आ रहा है, डेजिग्नेटेड। और इसी तरह से फिर डायरेक्टर्स की पावर्स मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जगह डायरेक्टर की पावर है, कुछ जगह नहीं है। ये सारे डायरेक्टर्स हैं, हर वो जगह जहाँ लिखा है डायरेक्टर के पास ये पावर है, इन सब के पास पावर है। हाँ, इनमें से कुछ को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि भाई तुम फुल फ्लेज इन्वॉल्व नहीं थे, तुम थे नहीं मीटिंग्स में, तुम्हें नहीं पता। अदरवाइज ये लोग कलेक्टिवली काम करते हैं। फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम हर कंपनी में एक फीमेल डायरेक्टर भी होनी चाहिए। तो लॉ क्या करता है, एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कानून है, उसमें वो कंपोजिशन बताते हैं। पाकिस्तान का कल्चर इतना देसी है कि यहाँ एक खातून भी जो है ना वो नहीं होती, क्योंकि चीज़ें उतने डिसेंट तरीके से नहीं चल रही होती। तो ख़वातीन को कंपनियों में अच्छी रिप्रेजेंटेशन टॉप लेवल की पोजीशन में नहीं मिल रही होती, क्योंकि ये टॉप लेवल उतना ही देसी होता है जितना सबसे बिगनर लेवल देसी होता है। ये लोग फिल्मों की तरह से बड़ी बड़ी ओवल मेज़ों के इर्द गिर्द बैठ के नेस्ले की पानी की बोतल पीते हुए मीटिंग नहीं कर रहे होते, ये बट कढ़ाई पे बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान का कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट प्योर देसी है, तो वो इस वजह से ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कंपनियों में सिरे से डायरेक्टरशिप के अंदर जो है वो ख़वातीन की नुमाइंदगी होती ही नहीं।
जिसके लिए अब ऐसी भी कोशिश कर रहा है कि भाई कम से कम एक फीमेल हो, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उस तादाद को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या किया, इन्होंने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक लॉ लेके आए हैं। वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है कि कंपनियां अपने आप को कैसे चलाएंगी, कंपनियां किस तरह से चलेंगी, और कंपनियों को चलने के आइडियल रूल्स क्या होने चाहिए। तो वो डायरेक्टर्स को सिखाते हैं कि आपने कंपनी कैसे चलानी है। डन, इंट्रोडक्शन हो गया, किताब से मोटी मोटी बातें समझते हैं। डायरेक्टर इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। कोई भी शख्स जो डायरेक्टर की सीट पे बैठा है जिस मर्जी नाम से वो डायरेक्टर है। नेचुरल पर्सन डायरेक्टर होंगे हमेशा, कलेक्टिवली या बाय मेजोरिटी काम करेंगे। हर डायरेक्टर के पास एक वोट है डायरेक्टर मीटिंग में। डायरेक्टर वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता कि कभी एक नुमाइंदा कभी दूसरा नुमाइंदा। अनफॉर्चुनेटली हमारी किताब ने इसकी थोड़ी सी गलत तशरीह की, थोड़ी सी अपने तरीके से तशरीह की, जिसमें नज़रियाती इख्तलाफ है। ये फाइनल में मैंने करेक्ट करवा दिया था, लेकिन कैफ लेवल पे जो है ना वो ज़रा अपने ही तरीके से किताबों को अपडेट कर रहे होते हैं। तो इसमें उन्होंने लिख दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता वो कहे कि फ़लाना जगह मेरी जिम्मेदारी है, फ़लाना जगह जिम्मेदारी नहीं है, वो हर जगह जिम्मेदार होगा। तो इस पॉइंट को अलग से हम समझ लेते हैं। लेकिन वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव ना होने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि कंपनी का जो नुमाइंदा आ रहा है वो हर दफ़ा एक अलग अलग बंदा आ रहा हो, नहीं तो आप तो इतने सारे बंदों से डील कर करके फिर आप परेशान हो जाएंगे। डायरेक्टर फिड्यूशरी कैपेसिटी में एजेंट है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, नेग्लिजेंट नहीं होंगे। तो ये जनरल डिस्कशन है किताब में डायरेक्टर के बारे में। फिर हम कहते हैं मिनिमम कितने होंगे, एसएमसी में 1, अदर प्राइवेट में 2, पब्लिक में कम से कम 3 और लिस्टेड में 7 डायरेक्टर्स होंगे। कहीं नहीं लिखा इलेक्टेड डायरेक्टर्स होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, फलाना डायरेक्टर। और डायरेक्टर किसे कहते हैं, एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम। तो कोई भी डायरेक्टर हो वो हमेशा इनमें काउंट होता है। किताब ने एक जगह पता नहीं क्यों किस मूड में बैठे हुए थे कि एक डायरेक्टर के बारे में लिख दिया कि ये काउंट नहीं होगा। ओरिजिनल लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वो जब लाइन आएगी मैं आपको दिखा के कहूँगा कि मेरा उस लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक शख्स एक वक्त में कितनी कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है? उन्होंने कहा कोई भी शख्स एक वक्त में उतनी कंपनियों का डायरेक्टर नहीं हो सकता जितना हम बता दें। कितनी काम की इंफॉर्मेशन बताइए, याद रहेगा ना? उतने से ज़्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं होगा जितना बता देंगे। और अगर जिन कंपनियों के डायरेक्टर हो उन्होंने ही अपनी नीचे वाली कंपनियों में इसको डायरेक्टर बना के भेजा हुआ है, वो नंबरिंग काउंट नहीं होगी। ये नंबरिंग 5 और 7 की है, गवर्नमेंट कंपनियों में 5 और लिस्टेड कंपनियों में 7। लेकिन हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है। तो बस आपसे ये सवाल असूलन नहीं पूछा जा सकता, और पूछ भी लें तो उनको वैसे ही जवाब देना है कि उतनी होगी जितनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। डायरेक्टर बनने के लिए कॉन्सेंट चाहिए। अगर आप डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ रहे हैं आप अपनी कॉन्सेंट पहले देंगे। आप अगर अपॉइंट हो रहे हैं आप कॉन्सेंट देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी वाले किसी को डायरेक्टर बना दें और वो बेचारा तैयार ही ना हो डायरेक्टर बनने पे। डायरेक्टर को उसकी कॉन्सेंट के बगैर डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, और ये कॉन्सेंट रजिस्ट्रार को प्रॉपर तरीके से जमा कराई जाती है। डन। कौन कौन लोग डायरेक्टर नहीं हो सकते, एक लिस्ट है। अगेन जब लिस्ट आती है तो उसमें क्रैमिंग का एलिमेंट ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है। माइनर डायरेक्टर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड डायरेक्टर नहीं हो सकता, वो शख्स डायरेक्टर नहीं हो सकता जो इंसॉल्वेंट के लिए होने के लिए अप्लाई कर चुका है कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट कर दो। वो भी नहीं हो सकता जो अभी अनडिस्चार्ज है, जिसकी भी तहकीकात चल रही है, जिसके भी एसेट बेचे जा रहे हैं तो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करे, वो भी नहीं। जिसको इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में है वो भी नहीं। अदालत ने किसी मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के ऊपर उसको कन्विक्ट कर दिया हो। मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं गैर अखलाकी हरकत को, और किताब ने इसकी एग्जांपल देते हुए मर्डर, किडनैपिंग की बात की। ये तो क्राइम्स हैं, ये गैर अखलाकी हरकत नहीं है। तो गैर अखलाकी हरकत पे अगर एक डायरेक्टर को कन्विक्ट कर दिया जाए, यानी एक अदालत एक डायरेक्टर को मुजरिम डिक्लेयर कर दे कि ये बड़ा गलत डायरेक्टर है, ये बच्चे की आइसक्रीम छीन के भाग गया, ठीक है, वो बच्चा बेचारा रोता रह गया। कहने का मतलब है डायरेक्टर ने समाजी तौर पे गलत और घटिया हरकत की, और अदालत ने कह दिया है कि ये अखलाकी गिरावट पे मबनी है, ये एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है। तो उस तरह की गिरी हुई हरकत वाले डायरेक्टर को कभी, उस शख्स को कभी डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। इसमें कोई छूट नहीं है कि इतने अरसे बाद या इस तरह से करके। फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया पिछले 5 साल में। फिड्यूशरी बिहेवियर क्या है, चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो उसे डिस्क्लोज करना है और वोटिंग नहीं करनी। तो अगर वो डिस्क्लोज ना करे या वोटिंग कर बैठे तो हम कहते हैं उसने फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी की है। तो पिछले 5 साल में अगर वो फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी करे, ये ओरिजिनली ये जो सेक्शन है ये उन सेक्शंस को रेफर करता है जो फिड्यूशरी बिहेवियर वाले थे, जहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात थी। अगर उसको कंपनी लॉ ने किसी और जगह रोक दिया है, कंपनी लॉ ने भी तो जगह जगह कह दिया ये शख्स को कभी भी डायरेक्टर बनने का हक नहीं है, ये चीफ एग्जेक्टिव, भाई तुमने नहीं लोगों तक पैसा पहुंचाया, 5 साल तक ना तुम चीफ एग्जेक्टिव बन सकते हो ना डायरेक्टर। तो अगर कंपनी लॉ ने कहीं भी और किसी भी शख्स को रोका है डायरेक्टर बनने से तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर उसके पास एनटीएन नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, इसहाक डार भाई की अपने ज़माने की ख्वाहिशात,
उस वक्त टैक्स के नेट को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, जब ये लोग तजर्बाकार हुआ करते थे और जो है मुल्क को सुधारा करते थे। जब मुल्क में उतना बिगाड़ नहीं आया था कि सुधारते सुधारते 1.25 साल लग जाए और फिर भी ना सुधर रहा और एंड पे गए भाईजान ऐसा कोई कसूर नहीं है एनजीसी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में ऐड हो, तो उसने फिर ये कह दिया कि जो एनटीएन नहीं रखता होगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर शायद कुछ लोगों ने अप्रोच किया होगा, उन्होंने कहा होगा भाईजान अपने भी बंदे फंस जाएंगे, कोई हाथ होला रखो। उसने कहा अच्छा एसईसीपी कैन गिव एग्जाम्पशन इन दिस, तो एसईसीपी इसमें एग्जाम्पशन दे सकती है। खैर ये मजाक था। रियलिटी ये है कि जो छोटी कंपनी है ना और उनके छोटे डायरेक्टर, छोटी कंपनी छोटे डायरेक्टर का मतलब है आप लोग 3-4 बंदे मिलकर कंपनी बना रहे हैं, छोटे छोटे डायरेक्टर, छोटे से मुराद नन्हे मुन्ने से मासूम से। अभी आप लोगों ने कहाँ टैक्स में रजिस्टर होना, अभी आपकी कंपनी चलेगी, उसमें पैसे आएंगे, फिर आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आपके ऊपर टैक्सेशन लग सकती है, तो फिर आप फाइलर बनने के बारे में सोचेंगे। तो जो छोटी कंपनी है एक ख़ास लेवल से ज़्यादा उनको इन्होंने रिलैक्सेशन दे दी थी कि आपके डायरेक्टर के लिए एनटीएन होना शर्त नहीं है। तो ये लिमिटेशन है। माइनर अनसाउंड, इंसॉल्वेंसी का कोई भी फेज़, मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर सज़ा मिली हुई हो आपको, लॉ ने मना कर दिया हो, 5 साल में आपने फिड्यूशियरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी की हो, आपके पास एनटीएन ना हो सिवाय उसके जहाँ एससीसीपी एग्जाम्प्ट कर दे, और आप मेंबर ना हो, अभी एक्सेप्ट को छुपा लेते हैं, आप मेंबर ना हो। इसका मतलब अगर आप मेंबर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टर भी नहीं बन सकते। तो हम एकदम से परेशान हो जाएंगे, हमने तो कुछ 15 तरह के डायरेक्टर पढ़े, तो क्या सारे डायरेक्टर के लिए मेंबर होना शर्त है? उन्होंने कहा 4 को छोड़ दो, बाकियों के लिए मेंबर होना शर्त है। वो 4 कौन है? वो कहते हैं किसी भी ऐसे मेंबर का नुमाइंदा जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है। हमारी कंपनी का मेंबर है गवर्नमेंट, या हमारी कंपनी के मेंबर है कोई और कंपनी, उसने एक नुमाइंदा भेजा, उस नुमाइंदे के लिए मेंबर होना बुनियादी शर्त नहीं है। आर्टिकल में क्वालिफिकेशन शेयर लिख दें तो फिर फंस जाएंगे। मेंबर होना उसके लिए बुनियादी शर्त नहीं है। होल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉई हो, वो जो एम्प्लॉय डायरेक्टर उसके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। और वो पर्सन जो क्रेडिटर या स्पेशल इंटरेस्ट वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। आसान अल्फाज में 2 एग्जीक्यूटिव्स और 2 नॉमिनीज़ हैं। 2 एग्जीक्यूटिव्स कौन से हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव और होल टाइम डायरेक्टर जो फुल टाइम कंपनी में बैठे हैं, और 2 नॉमिनीज़ हैं, वो गवर्नमेंट या एक मेंबर कंपनी का नुमाइंदा है और ये क्रेडिटर का नुमाइंदा है, या स्पेशल इंटरेस्ट का मतलब है कोई डिबेंचर या इस तरह के कुछ वो। तो ये 4 लोगों के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। अदरवाइज़ तमाम जो वो हैं डायरेक्टर्स हैं उनके लिए मेंबर होना शर्त है। ये बताने के बाद उन्होंने कहा भाई लिस्टेड कंपनी में कुछ इजाफी बातें भी हैं, वो भी जहन में रख लें। अगर आपको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया अदालत ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो फिर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते लिस्टेड कंपनी में, बाकी जगह बन सकते हैं। और अगर ब्रोकरेज के बिज़नेस में आप या आपका स्पाउस ब्रोकरेज के बिज़नेस में है, आप एक या तो खुद ब्रोकरेज का बिज़नेस कर रहे हैं या एक ब्रोकरेज हाउस है, कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं या उसके अंदर आप मेन ऑफिसर हैं, तो डायरेक्टर या उसका स्पाउस अगर ब्रोकरेज के बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो फिर वो लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर एक शख्स अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था और उसने चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर के तौर पे काम किया, तो उसको कम से कम 2 साल की कैद और एक फ़ाइन या दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ उन्होंने 2 साल की कैद पर ज़रा ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो इंसॉल्वेंट है वो तो पहले उसके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए उसको कैद करना उसके लिए सज़ा है। और अगर उसके पास पैसे हुए तो कुछ पैसे भी मांगे जा सकते हैं, फ़ाइन। तो ये एक छोटी सी उन्होंने बात की। तो ये एक लिस्ट है कि कौन कौन से लोग डायरेक्टर नहीं हो सकते। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा उसमें कोई कन्फ्यूजन जी। नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर ना हो तो क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? सिर्फ ये 2 तरह के नॉन एग्जीक्यूटिव, सिर्फ ये 2 तरह के नॉन एग्जीक्यूटिव, ये वाला और ये वाला, इसके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता दूं, मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ यहाँ, ओरिजिनल सेक्शन में नहीं लिखा हुआ। सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 क्लॉज H की सब क्लॉजेज हैं ये 4। तो इन्होंने आप कभी चेक करना चाहें तो चेक कर लें। बीच में कभी कभी जज्बाती होकर सेक्शन बोल देता हूँ तो वो मतलब वो असली होता है। तो खैर हाँ, ये हो सकता है कि मैं पुराना 1984 वाले ऑर्डिनेंस का सेक्शन बोल दूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा वो पढ़ाया है। ये तो कंपनीज एक्ट को आए हुए जुमा 4 दिन हुए हैं, 7 साल तो हुए हैं। 7 नहीं कितने हो गए? 7 साल, 8 साल, 6 साल, 6 साल हुए। छोटा है, माइनर जी। तो ये सिर्फ ये 2 तरह के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका मतलब है अगर इसके अलावा कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमें पता लगता है इन 2 के अलावा, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि उसको मेंबर बनना पड़ेगा। अब अगर एक अल्टरनेट डायरेक्टर आ जाए, अब एक कैजुअल वैकेंसी आ जाए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाए, हर वो डायरेक्टर जो इन 4 में नहीं है उसके लिए मेंबर होना शर्त है। तो ये रूल नहीं है कि नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे और एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि सारे डायरेक्टर्स के लिए मेंबर होना शर्त है। एग्जीक्यूटिव्स में से 2 को एक्सक्लूड कर दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव्स में से 2 को एक्सक्लूड कर दिया। डन?
कोई सवाल यहाँ तक? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ज़्यादा बड़ा है या डायरेक्टर? मैं आपसे पूछूंगा, असेंबली मेंबर ज़्यादा बड़ा है या वज़ीर आज़म? क्या वज़ीर आज़म असेंबली मेंबर है? तो असेंबली मेंबरान में से कोई एक असेंबली मेंबर जो है उस लेवल पे हो जाए कि वो तमाम असेंबली मेंबरान को कंट्रोल करे, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑल इन ऑल है, होता उन्हीं डायरेक्टर्स में से है या समटाइम बाहर से भी होता है, लेकिन ये उसको एक ऐसी सीट पे बिठा देते हैं कि वो फाइनल उसमें होता है, लेकिन मेजॉरिटी वाले रूल में वो एक अकेला वोट करेगा। जब भी कानून पास हो रहा होगा तो ऐसा नहीं कि वज़ीर आज़म के पास 20 वोट होंगे, उसके पास भी एक ही वोट होगा, लेकिन वो सिम्बॉलिकली उनका हेड है, वो उनको डायरेक्ट कर सकता है, वो उन्हें समझा सकता है आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। जी, डायरेक्टर को सैलरी मिलती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरी मिलती है, नॉन एग्जीक्यूटिव को सैलरी नहीं, इनको कहते हैं मीटिंग फ़ी मिलती है। इनको मीटिंग फ़ी के कुछ पैसे मिलते हैं जो आर्टिकल्स में डिफाइंड होते हैं और उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर इनको एक TAD है, इनका एक लिमिट तय होती है कि एक मीटिंग अटेंड करने का डायरेक्टर को असल खर्चा मिलेगा जो कि लाख रुपए के अंदर अंदर हो, यानी आप एक तरह की लिमिट तय कर लेते हैं, तो फिर देते असल खर्चा है लेकिन लिमिट से ऊपर जो असल खर्चा भी करे उसको नहीं मिल रहा होता। तो नॉर्मली डायरेक्टर्स को मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं और मतलब उनको सैलरियाँ सारे डायरेक्टर्स को नहीं मिलती, लेकिन जो फुल टाइम होते हैं उनको फिर सैलरियाँ भी मिलती हैं। जी, अगर क्रेडिटर ने भी अपॉइंट किया तो भी कंपनी पैसे पे करेगी, अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया तो भी कंपनी ही पे करेगी, क्योंकि हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, तो कंपनी के पैसों से ही होगा, क्योंकि कंपनी की तो इंतजामिया चला रहे हैं और कंपनी के वसीदर मफाद में तो आए हैं। भाई हमें ना पसंद हो फाइनेंस मिनिस्टर, हमें ना पसंद हो फॉरेन मिनिस्टर, उसके पैसे फिर भी हमारे पाकिस्तान से जाने हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को चलाने के लिए वो लोग शायद ज़रूरी हैं, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, और वो गवर्नमेंट हमने अपॉइंट की है, तो इसका मतलब है हम कसूरवार हैं उस सारी चीज़ों के जो हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है जी। डायरेक्टर की क्या कोई क्वालिफिकेशन डिफाइंड है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कुछ खास डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन डिफाइन की है, अदरवाइज कंपनीज एक्ट जो है ना वो बेचारा बस शर्मिंदा से ही है। इसने मुश्किल से सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे थोड़ी सी बात की है। डन। अब अगला मामला, अलग अलग तरह के कौन कौन डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो हम डायरेक्टर्स के मुख्तलिफ अनवा एग्जाम देखते जाएंगे, उस पर तबसरा करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के पहले डायरेक्टर्स, जो कंपनी के पहले डायरेक्टर्स हैं ये आएंगे सब्सक्राइबर्स में से। जब कंपनी रजिस्टर करा रहे थे तो आपने जहां बाकी सारी चीज़ें जमा कराई, आप कहते हैं जैसे ही हमारी कंपनी बने ये 4 लोगों को आपने डायरेक्टर बना देना है, तो जैसे ही कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा खुद ब खुद वो लोग डायरेक्टर बन जाएंगे। याद है फैक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ था द पर्सन नेम्ड इन एज प्रपोज डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बन जाएंगे। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं वो वहाँ से आएंगे, और फर्स्ट डायरेक्टर कब तक रहेंगे? वो फर्स्ट AGM तक रहेंगे, अनलेस कि इससे पहले निकाल दिए जाएँ, इससे पहले कुछ मसलो मसाइल हो, तो इनका टेन्योर होगा फर्स्ट AGM तक। फर्स्ट AGM पे रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद से इलेक्शन हुआ करेगा, और हर 3-3 साल बाद इलेक्शन हुआ करेगा। तो ये सबसे पहले कहानी थी फर्स्ट डायरेक्टर की। फिर हम बात करते हैं इलेक्टेड डायरेक्टर की। इलेक्टेड डायरेक्टर की कहानी एक पूरे प्रोसेस से आती है। हर 3-3 साल बाद जो है ना वो इलेक्शन होगा, इलेक्शन एक प्रोसेस से होगा। मैं कहता हूँ ये प्रोसेस याद रखना उसके लिए आसान है, जो 7 के टेबल को रिवर्स में देख सकता हो, 28 को छोड़ के। 7 5 35 है, तो हम कहते हैं कि मीटिंग से, जिस मीटिंग में इलेक्शन होना है, कम से कम 35 दिन पहले कंपनी जो है वो एक दफ़ा तय कर ले कि डायरेक्टर्स की नंबरिंग क्या होगी। यहाँ कंपनी से मुराद है मौजूदा डायरेक्टर। मीटिंग में जिस पे इलेक्शन होना है उससे कम से कम 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर तय कर लें कि इस दफ़ा कितनी सीटों पे इलेक्शन होगा, और जब वो तय कर लें तो फिर वो मेंबर्स को अपने नोटिस के साथ बताएंगे। मेंबर को नोटिस भेजा जाएगा 21 दिन पहले, 7 5 बार 35, 7 3 बार 21, 28 नहीं है बीच में। मीटिंग से 28 -21 डेज़ पे ये बता देंगे मेंबर्स को कि हम इस दफ़ा इलेक्शन कराएंगे, और इस दफ़ा ये 8 डायरेक्टर्स रिटायर हो रही हैं उनके नाम है, और इस दफ़ा इतनी सीटों पे इलेक्शन होगा। 35 दिन पहले आपने सीटें फाइनल की हैं और 21 दिन पहले सबको बता रहे हैं। ये 35 दिन से जब कम टाइम रह जाएगा ना तो इन सीटों को डायरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेंबर दरमियान में अपनी किसी भी UGM में या एन उस AGM में भी अगर ये नंबरिंग रिवाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बट डायरेक्टर्स 35 दिन पहले करने के बाद फंस जाएंगे, वो फिर उस नंबरिंग को चेंज नहीं कर सकते। नोटिस में आप बताएंगे डायरेक्टर्स कितनी सीटें फिक्स की हैं और रिटायरिंग डायरेक्टर्स के हैं। अब क्या होगा, वो तमाम हजरात जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, वो कंपनी को अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। वो कहेंगे मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, वो कंपनी को मीटिंग से कम 14 दिन पहले अपनी इन्फॉर्मेशन जमा कराएंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मीटिंग से कम 7 दिन पहले कंपनी तमाम मेंबर्स को एक रिवाइज नोटिस भेज रही होगी, जिसमें उन्हें बताएगी कि ये हजरात हैं जो कि हमारा इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, और फिर डे 0 आ जाएगा जो कि डे ऑफ इलेक्शन है, उस दिन वोटिंग होगी।
तो 35 दिन पहले नंबरिंग फिक्स हुई, 21 दिन पहले मेंबर्स को पता लगा, 14 दिन पहले कॉन्टेस्टेंट्स ने बताया, 7 दिन पहले कंपनी ने सारे कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में सबको बताया, और डे 0 जो कि डेट ऑफ इलेक्शन है उस पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन हर 3 साल बाद होना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे करने की गुंजाइश है, उस गुंजाइश वाले सेक्शन को भी देख लेंगे। अब डे ऑफ इलेक्शन पे वोटिंग कैसे होगी? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनियों में तो उनको खुद डिफाइन करना पड़ेगा उनका क्या प्रोसेस है। वो अपने आर्टिकल्स में कुछ भी लिख दें, जो लिख देंगे, वो कहेंगे जी हम इनको दौड़ाएंगे, जो सबसे आगे निकला वो पहला डायरेक्टर, जो दूसरा वो दूसरा डायरेक्टर, जो कुछ भी वो लिख दें अपने आर्टिकल्स में, वो उनका प्रोसेस बन सकता है। लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस लॉ ने बताया, उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, हर बंदा वोट कास्ट करने आएगा, यानी कि हर बंदा जो भी मीटिंग में आएगा वो वोट कास्ट कर सकता है। जिस भी बंदे के पास जितने भी शेयर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर ऑफ सीट्स के साथ। 12 सीटों पे इलेक्शन होना है, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई पे 12, मेरे पास 12000 वोट आ जाएंगे। ये सारे वोट मैं किसी एक इंसान को भी कास्ट कर सकता हूँ, इन वोट को तोड़ के मैं 6-7 लोगों को भी डिवाइड कर सकता हूँ, और 12 के 12 लोगों में भी डिवाइड कर सकता हूँ। शेयर होल्डर की मर्जी है, ये वाहिद जगह है जहाँ शेयर होल्डर 2 में से एक फैसला नहीं कर रहा, वरना क्या होता है येस और नो, फॉर रेजोल्यूशन अगेंस्ट रेजोल्यूशन। बट यहाँ क्या होगा कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये एक फैसला है और इसमें मैं इस तरह से चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इतने वोट इसको, इतने वोट इसको, इतने वोट इसको, तो आप अपने वोट डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने वोट डिवाइड करेंगे, आप उस फार्मूले के मुताबिक जो है वो लोगों को कास्ट करेंगे। फिर क्या होगा, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े होंगे वो डायरेक्टर पहला बन जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चलते 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 सबसे कम वोट जिसको मिले हैं 12 में से वो बन जाएगा, उससे बाकी के लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे। अगर एप्लीकेंट ही कम है, 12 सीटें थी, एप्लीकेंट 12 हैं, तो सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। सीटें 12 हैं, एप्लीकेंट 11 हैं, तो 11 सिलेक्ट हो जाएंगे, और 12वीं कैजुअल वैकेंसी होगी जिसको ये 11 फिल करेंगे। तो ये एक इलेक्शन का प्रोसेस लॉ ने हमें बताने की कोशिश की है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि 12वां जो सबसे आखिरी वाला डायरेक्टर होगा, जो सबसे एंड पे आ रहा होगा, उसको कितने वोट मिले हैं ये एक बेंचमार्क बन जाएगा। कल को किसी डायरेक्टर को निकालना होगा या कल को क्वालिफिकेशन शेयर सेट करने होंगे, तो हमें पता होगा कि कंपनी में सबसे कम वोटों वाला डायरेक्टर कौन सा है, तो ये जगह जगह काम आ सकता है। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस है। इस इलेक्शन के प्रोसेस में एक ड्यूटी है रिटायर्ड डायरेक्टर्स की कि आपने क्या करना है, आपने इमीडिएट एक्शन लेने हैं और इलेक्शन को कराने की भरपूर कोशिश करनी है। जो इलेक्शन की ड्यू डेट बनती है 3 साल के पैटर्न से, आपने उसके पिछले 45 दिन में असेस करना है कि क्या इलेक्शन हो सकेगा या नहीं। अगर नहीं हो सकेगा तो तुरंत इतला करनी है अथॉरिटीज़ को और उनसे कहना है कि भाई ये हम इलेक्शन टाइम से नहीं करा सकेंगे, तो अथॉरिटीज़ आपको फॉर वेरी गुड रीज़न, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, आपको इलेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने की ऑप्शन दे सकते हैं 90 दिन तक। आजकल तो ये प्रोविज़न बहुत आराम से समझ आ जानी चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी रीज़न हो तो इलेक्शन को आगे किया जा सकता है, आप बताएंगे, फिर वो इलेक्शन को इतने अरसे तक डिले कर सकते हैं अगर मुल्क के वसीदर मफाद में है, वगैरह वगैरह। देखिए ना, अगर वो वसीदर मफाद में ना हो, इलेक्शन टाइम से हो जाता, तो ये भी पेट्रोल जो महंगा करना था, जो उनके दिल में कब से ख्वाहिश थी कि बिला वजह कम करी जा रहे हैं, मतलब आदत ही नहीं थी कम करने की, तो वो अभी रात में बढ़ा है या सुबह बढ़ा है? सुबह, और इफेक्टिव फ्रॉम वेरी दैट सेकेंड। उन्होंने कहा बस इसी सेकंड से इफेक्टिव, ताकि वो एक दिन भी ये वाला मसला ना बने कि पुराने रेट वाला कौन सा, नए रेट वाला क्या है। मुझे लगता है वो पेट्रोल वाले जो कहे थे कि हमें लेवाई मिले और वो सरचार्ज मिले, तो इन्होंने उनसे कहा होगा कि ठीक है हम वो नहीं करते, तुम एक दिन के लिए तुम अचानक से लुट के खेल जाओ। तो उन्होंने बड़े बड़े स्टॉक रखे होंगे, इन्होंने अचानक से प्राइस बढ़ा दी और वो उस एक दिन में इतना प्रॉफिट कमा लेंगे और गवर्नमेंट कहेगी ठीक है जी इस इजाफी प्रॉफिट हमसे कुछ नहीं लेते, तुम खुश, ठीक है अब आगे चलते हैं। सबको खुश करना है ना, मुश्किल फैसले। अगर इलेक्शन आप टाइम से ना करा रहे हो या गड़बड़ें कर रहे हो, रजिस्ट्रार को खुद लगे या कुछ लोग शिकायत लेके 10% वोटिंग पावर वाले या 10% तादाद वाले पहुंच जाए शिकायत लेके, तो रजिस्ट्रार भी आपको हुक्म देगा कि भाई अब आपको इलेक्शन लाजमी कराना होगा। डन। क्या इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं? मैं सेक्शन नहीं बताऊंगा। 10% लोग 30 दिन में अदालत की तरफ जाएंगे, तो ये वाली बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पहले से पता है। नॉमिनी डायरेक्टर, अब इलेक्टेड डायरेक्टर हमने देख लिया, फर्स्ट डायरेक्टर देख लिया। नॉमिनी डायरेक्टर कौन सा है? अलग अलग जगह से क्रेडिटर भी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करके अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। भाई ये क्रेडिटर है, हबीब बैंक है, उसने हमारी कंपनी को 4 करोड़ का लोन दे दिया, कंपनी का शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, तो हमारी कंपनी के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 40% तो उनकी डली हुई है, तो वो ये चाहेंगे कि हमारी कंपनी गलत तरीके से ना चले, तो वो अपना अगर नुमाइंदा भेजते हैं एग्रीमेंट के तहत, तो उनका नुमाइंदा आके बैठा रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नुमाइंदे पे 3 साल वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, इस नुमाइंदे पे इलेक्शन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये इलेक्टेड डायरेक्टर्स में काउंट नहीं होगा और ना इसका 3 साल की मुद्दत है, इसकी मुद्दत उतनी है जितनी इस एग्रीमेंट में लिखी है। इसी वजह से किताब जज्बाती हो के आखिरी जुमला बोल गई, मेरा इस जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसके ऊपर नज़रियाती इख्तलाफ रखता हूँ। ये ओरिजिनल लॉ में ये जुमला कहीं नहीं लिखा हुआ,
ये हमारी किताब ने खुद ही से कह दिया है कि ये वाले इन एडिशन टू मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर किसी भी नाम से डायरेक्टर होते हैं, तो जो मिनिमम तादाद है उसमें ये भी काउंट होते हैं। लेकिन ये जुमला किताब ने सिर्फ इधर ही लिख दिया, अगर आप याद रखना चाहें एहतियातन तो याद रख लें, है गलत है वर्ड एब इनिशियो, लेकिन किताब में लिखा हुआ है तो बस एहतराम करके जो है वो आपको बताना ज़रूरी है। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इन्वेस्टर कंपनी भी ऐसा कर सकती है कि वो अपना एक डायरेक्टर आपके पास नॉमिनेट कर दे, उनका जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो तकरीबन इलेक्टेड डायरेक्टर काउंट होगा। इसका मतलब क्या है कि फिर वो 3 साल बाद रिटायर भी हो जाया करेगा, और फिर क्या होगा, 3 साल बाद हम दोबारा उनसे कहेंगे हाँ भाई अब आपने किस नुमाइंदे को भेजना है, आप उसे भेज दें, तो वो उसी नुमाइंदे को दोबारा से पॉलिश वॉलिश करके और फिर हमारे पास भेज देंगे, कहेंगे लीजिए नया नुमाइंदा है आपके पास। तो नॉमिनी डायरेक्टर क्रेडिटर्स की तरफ से भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, इन्वेस्टर कंपनी की तरफ से भी हो सकता है। किस्में है डायरेक्टर्स की, और भी ख़त्म कहाँ हुई हैं, अभी तो कहानी बाकी है। सब्सटेंशियल एक्वायरर एक कंपनी है, ठीक है, ये वाले भाई जो है ना ये बड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिजाज रखते थे, इनके हाथ में 10 करोड़ था, इन्होंने जनाब एक कंपनी में 10 करोड़, कंपनी का शेयर कैपिटल ने पता ये लगा कि कंपनी का शेयर कैपिटल है 14 करोड़, इन्होंने 10 करोड़ से वो पूरी कंपनी ही तकरीबन मैक्सिमम हिस्सा कंपनी का खरीद लिया। आके बैठे और इन्होंने कहा यार बस अब मेरे पास इतनी पावर आ गई, जैसे ही इलेक्शन आएगा मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाऊँगा। इलेक्शन कब होना है, उन्होंने कहा जी आपके आने से 3 दिन पहले इलेक्शन हो चुका है, और वो डायरेक्टर 3 साल के लिए आए हैं। अब ये तो तड़प नहीं जाएंगे, एक बंदा इतना बड़ा सब्सटेंशियल एक्वायरर हो, उसके पास इतनी बड़ी वोटिंग पावर आ गई हो कि वो डायरेक्टर बन सकता है आराम से, और वो देख रहा है कि मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा। तो लॉ ने यहाँ पे एक रूल दिया है कि अगर एक बंदे के पास उतने शेयर्स हों जिससे वो डायरेक्टर बन सकता हो, तो वो कंपनी को कहेगा और कंपनी उसकी फरमाइश पे फ्लैश सिलेक्शन करवाएगी। अगर कंपनी मना कर दे तो एसईसीपी को जाके कह सकता है, एसईसीपी ये फ्रेश सिलेक्शन ज़बरदस्ती करवाता है। हाँ, जब ये इलेक्शन दोबारा से होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम नहीं होंगी, उतनी ही सीटों पे दोबारा इलेक्शन होगा और ये बड़े आराम से डायरेक्टर बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि इनको कितनी वोटिंग पावर चाहिए ये हरकत करने के लिए, यहाँ हमारी किताब हमें नहीं बता पाई। उन्होंने कहा रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, जितनी शेयर होल्डिंग चाहिए होती है। मैथमेटिकली स्पीकिंग जब किताब हमें कुछ नहीं बता रही और पेपर में अगर वो हमसे पूछ लें, वो कहें एक कंपनी है, उस कंपनी में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ शेयर्स हैं और उस कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं, तो आप समझ जाएंगे कि अगर 1 करोड़ शेयर और 10 डायरेक्टर हैं तो औसतन एक डायरेक्टर के पास कितने शेयर हो सकते हैं, औसतन रफली 10 लाख। तो आप कह देंगे कि 10 लाख इज़ दैट रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, जिससे अगर कोई ऊपर शेयर ले ले तो वो कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। मैथमेटिकली हम इसका ये जवाब देंगे, थियोरेटिकली हमें नहीं बताया किताब ने कि व्हाट इज़ दैट रिक्विजिट शेयर होल्डिंग जो कि उसको चाहिए कि वो डायरेक्टर बन सकता है। एक और लॉ ने बताया है लिस्टेड कंपनी के केस में 30%, कि 30% अगर एक बंदे के पास एक लिस्टेड कंपनी में शेयर आए तो फिर वो ये हक रखता है कि वो डायरेक्टर बन सकता है। बट चूंकि वो सेक्शन सिलेबस में नहीं है, वो रेफरेंस सिलेबस में नहीं है, तो आपने बस जहन में रखना है कि इन्होंने बताया नहीं है, और खुदा ना खास्ता पेपर में आ जाए तो आपने एवरेज वोट निकाल लेने, एवरेज शेयर उससे अंदाज़ा लगा लेना है कि इतने शेयरों से बन जाता होगा, तो इतने शेयर हैं तो वो इलेक्शन करवा सकता है। वरना अगर ये इतने ही शेयर जवाब हैं तो फिर तो हर वक्त ही इलेक्शन होते रहेंगे। कंपनी में 10-12 डायरेक्टर हैं तो कोई भी बंदा 7-8% का शेयर होल्डर या 9% का शेयर होल्डर भी इलेक्शन रिवाइज करा देता होगा, क्योंकि इलेक्शन रिवाइज होने का मतलब है पूरा इलेक्शन, पिछले सारे डायरेक्टर फारिग, एक नया इलेक्शन और नई 3 साल की मुद्दत, इस नए इलेक्शन की डेट से 3 साल शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सब्सटेंशियल एक्वायरर का सेक्शन है, किताब ने हल्का सा तस्करा किया, और जहां आपके जहन में सवाल आ रहे थे कि हम टीचर से पूछेंगे सर इसका क्या प्रोसेस है, उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एसईसीपी। तो जो एसईसीपी बताएगा वो प्रोसेस फॉलो होगा। तब पूछें सर कैसे होगा, जो एसईसीपी बताएगा वैसे होगा। फिर भी अगर मूड हो तो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 ने इसके ऊपर बात की है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन की अपनी रेगुलेशंस हैं उसमें भी इस पर बात हुई हुई है। फाइनल में इंशाल्लाह ताला शायद इसी कमरे में आप वो वाली रेगुलेशंस दोबारा पढ़ रहे हो, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप पता कब पढ़ रहे होंगे वो, आज से कितने साल बाद। अब वो तो कॉर्पोरेट लॉ सबसे आखिरी पेपर हो गया है, अब लोग कॉर्पोरेट लॉ सबसे एंड पे देते हैं, एमएसए के बाद देते हैं। अब कॉर्पोरेट लॉ क्वालिफाइंग का टाइम का पेपर बन गया तो बड़ा मज़ा आता है, जो सब जितने भी स्टूडेंट होते हैं क्लास में, किसी का 1 पेपर रहता है, किसी के 2 पेपर रहते हैं क्वालिफिकेशन में, और ज़्यादातर रिजल्ट वाले दिन वो 2 मैसेज करते हैं सर पेपर भी पास हो गया और सीए भी कंप्लीट हो गया, तो वो और ज़्यादा मैच्योर पेपर हो गया है। अब सोचो उतने बुजुर्गों को पढ़ाने के बाद फिर आपके सामने आते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो बड़ा मतलब इल्मी मौत है ये, जो है ना, एक वक्त में 2 ऐसी ऑडियंस के, एक जो है आपसे 12 साल सीनियर और एक जो है वो एवरेज एज तो पता है ना आपको सीए की, 21 साल तो नहीं आप मानते कहीं, ठीक है सही है।
मजीद आगे चलते हैं। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी, डायरेक्टर की सीट खाली हो गई, तो ठीक है खाली हो गई, ऐसा क्या है, हमें कौन से पैसे पड़ रहे हैं भाई, इधर भी तो कमरे में बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो अगर एक जगह पे बहुत सारे लोग थे, 11-12 बंदे मिलके कंपनी चला रहे थे और एक अचानक से मर गया और 5-7 महीने रहते हैं, तो ठीक है बस अगले इलेक्शन में दोबारा से सारी बात हो जाएगी, हम क्यों उस सीट को फिल करें। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब है डायरेक्टर की सीट अचानक से खाली हो जाए, तो अगर सीट खाली हो जाए तो इसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है, रूल नंबर 1। रूल 2, अगर इतने कम हो जाए कि आप मिनिमम से नीचे चले जाएं तो फिर उसको फिल करना मैंडेटरी है। रूल नंबर 3, लिस्टेड कंपनी में हमेशा मैंडेटरी है। तो इसका मतलब आप कहेंगे ये कभी मैंडेटरी नहीं होता सिवाय इसके कि कंपनी लिस्टेड हो या सिवाय इसके कि आप मिनिमम से नीचे चले गए। अच्छा मज़े की बात है कि अगर आप मिनिमम से नीचे चले गए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी और उस कंपनी में डायरेक्टर थे मिनिमम 7, लिस्टेड कंपनी थी और उनमें से 4 छोड़ के चले गए, आप मिनिमम से नीचे चले गए, तो आप नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग करेंगे, मीटिंग में कोरम पूरा होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी का कोरम कम से कम 4 होता है डायरेक्टर्स का। तो लॉ ये कहता है कि अगर इतने डायरेक्टर भी ना बचे हों कि कैजुअल वैकेंसी को अपॉइंट करने के लिए कोरम पूरा हो, तो जितने बच गए को कोरम मान लें और मीटिंग करके कैजुअल वैकेंसी को फिल कर लें। तो कैजुअल वैकेंसी को हमेशा फिल करेंगे रिमेनिंग डायरेक्टर, ये हमेशा होगी रिमेनिंग टाइम के लिए। ये शख्स भी वो होना चाहिए जो एलिजिबल हो कि वो डायरेक्टर बन सके, क्योंकि ये भी एक डायरेक्टर है। फिल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिस्टेड में मैंडेटरी और कहाँ मैंडेटरी है, ठीक हो गया। एक स्टेप आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इससे पहले कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ जाएं, मैं थोड़ा सा आगे से एक और डायरेक्टर की भी आपको ज़ियारत करा लाऊं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा आगे से। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की प्योर डेफिनेशन नहीं है, रेफरेंशियल डेफिनेशन, एब्सोल्यूट डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट डेफिनेशन वो होती है जो एक डेफिनेशन होती है जो हर जगह ओके होती है। रेफरेंशियल डेफिनेशन होती है जो किसी खास सेक्शन के तनाजुर में होती है। एक सेक्शन 181 है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन काम कर रही है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेक्शन, एक पर्सन, किसको नॉन एग्जीक्यूटिव कहेंगे, इज नॉट फ्रॉम अमंग द एग्जीक्यूटिव टीम, वो जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं जो हर वक्त काम कर रहे हैं उनमें नहीं है। इज एक्सपेक्टेड टू लैंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, does not undertake to devote his whole working time to company and is not involved in managing the affairs of the company. फुल टाइम नहीं दे रहा और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर रहा, इज़ नॉट अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ कंपनी, और ये इसका कंपनी में शेयर वगैरह भी किसी किस्म का नहीं है। ये कौन सा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, जब हम प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ क्योंकि किताब ये कहती है कि लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको हम लायबल नहीं ठहराएंगे। ये सिर्फ उन चीज़ों पे लायबल होंगे जो इनकी नॉलेज के थ्रू है, जो बोर्ड के प्रोसेस, मीटिंग और मिनट्स के थ्रू जाहिर हो रहा है। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चूंकि वो हर वक्त कंपनी में मौजूद नहीं है, तो इसलिए उनको हम हर चीज़ पे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, उस चीज़ पे जिम्मेदार ठहराएंगे जो उनकी नॉलेज से हुआ है। और इस सेक्शन के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस तरह का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसमें ये शराइत पूरी होती हो, ये वाली शराइत है, जिसमें आखिरी शर्त है कि वो शेयर होल्डर भी ना हो। तो इसका मतलब है वो वाला नॉन एग्जीक्यूटिव जो शेयर होल्डर भी ना हो, सिर्फ वो वाला इसके ऊपर पूरा होता है। डन। एक और भाई साहब का जिक्र कर लें, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस एंड अल्टरनेट डायरेक्टर। एक कॉन्सेप्ट होता है असाइनी डायरेक्टर। आप एक डायरेक्टर को असाइन कर देते हैं पक्का पक्का, एक शख्स अपनी सीट पक्की पक्की किसी दूसरे बंदे को दे देता है कि मेरी सीट आज से तुम्हारी हो गई। तो अगर एक डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है इलेक्शन से या किसी भी तरीके से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी सीट उठा के किसी दूसरे को पक्का पक्का दे के और चला जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसी बंदे को अपनी जगह कायम मकाम थोड़ी सी देर के लिए आप बना के जा सकते हैं। यानी अगर आपको मुल्क से बाहर जाना है, 90 दिन से ज़्यादा के लिए जाना है, तो लॉ ने अलाउ किया है कि बाकी डायरेक्टर्स की रजामंदी से अपनी जगह एक शख्स को अपॉइंट करके चले जाएं और वो आपकी जगह कंपनी में बन जाएगा डायरेक्टर। जैसे ही आप पाकिस्तान वापस आएंगे वो बंदा डायरेक्टरशिप से ख़त्म हो जाएगा। तो असाइनी डायरेक्टर होता है एक बंदा अपनी जगह दूसरे को पक्का पक्का अपॉइंट कर दे। उन्होंने कहा एनी डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनी पर्सन, और ऐसी अपॉइंटमेंट वाइड एब इशू होगी। लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड की अप्रूवल, मुल्क से बाहर, और जब वापस आएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक दो और डायरेक्टर्स का जिक्र था। अब चलते हैं हम अपने सबसे बड़े से मुराद है किताब के हिसाब से सबसे लेंथी डायरेक्टर।
घबराए तो नहीं बैठे? सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आप जो भी दे दें, मैंने तो पढ़ाना ही है। तो मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम कहें ना सर बस रुल गए, तबाह हो गए, ख़त्म, अब क्या करें सर, बहुत बड़ा चैप्टर है सर, कल पढ़ेंगे, तो वो आप जो मर्ज़ी कहें। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था कि घबराए तो नहीं बैठे? खैर खैरियत से है ना? ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट, जिसका कंपनी से ताल्लुक़ ना हो। अब एक काम करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे सारी बात समझाता हूँ हवा में, फिर उसके बाद किताब देखेंगे तो फिर किताब देखने का मज़ा भी आएगा। हवा में बात समझ आ जाएगी आपको, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हुआ क्या कि एक नीड जनरेट हुई कि देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसे लोगों ने चाहिए जिनका कंपनी से ताल्लुक़ ना हो दूर दूर तक। तो उसके लिए ना फिर कंपनीज एक्ट ने कुछ शराइत डिफाइन कर दी, एक डेफिनेशन दे दी जिसमें लंबी चौड़ी शर्तें डाल दी कि एक ऐसा शख्स जिसका कंपनी से ताल्लुक़ कोई ना हो। अभी ताल्लुक़ कोई ना हो में वो लंबी चौड़ी शर्तें, डेफिनेशन तो हम देख लेंगे। वो कहते हैं पिछले 3 साल से ये कंपनी का एम्प्लॉई ना रहा हो, ये पिछले 3 साल से कंपनी के अंदर जो है वो किसी भी बिजनेस में और इस तरह के किसी सेटअप में इन्वॉल्व ना रहा हो, ये कंपनी के किसी और कैटेगरी का डायरेक्टर ना रहा हो। इंडिपेंडेंट हो सकता है, पिछले 3 साल में इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन किसी और तरह का डायरेक्टर ना, ये कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ना रहा हो पिछले 3 साल में, इसका कंपनी से कोई लेन देन ना हो, इसका कंपनी से कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, ये कंपनी से पिछले 3 साल में किसी भी किस्म के इसने पैसे ना लिए हों, कोई तनख्वाही ना ली हो। हाँ, अगर रिटायरमेंट हो गई है तो रिटायरमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं वो चल जाएगा, लेकिन अदर देन दैट अगर इसने पिछले 3 साल में रिटायरमेंट बेनिफिट और जो मीटिंग अटेंड करने की फ़ीस अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलती है, तो उसके अलावा अगर इसने कुछ भी किया है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर इसका कंपनी के लोगों से भी ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। कंपनी के लोग जहाँ डायरेक्टर हैं और ये भी वहाँ डायरेक्टर है, तो इसकी उधर की डायरेक्टरशिप की वजह से भी इसका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। कंपनी के साथ कोई बड़ा मटेरियल बिजनेस रिलेशन ना हो, कंपनी में इसके 10% से ज़्यादा शेयर्स ना हो, इतना इन्फ्लुएंस ना हो कि हम कहेंगे हाँ भाई ये तो बड़ा मुश्किल में आ गए, इसका तो कंपनी के साथ बड़ा रिलेशन है। पिछले 3 टर्म से लगातार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना चल रहा हो, यानी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, आप अगली दफ़ा इंडिपेंडेंट बन के आ सकते हैं, तो 3 दफ़ा बन के आ सकते हैं, चौथी दफ़ा नहीं आ सकते। कम से कम 1 टर्म का गैप लेना होगा। जहाँ जहाँ मैं 3 साल या 3 टर्म बोल रहा हूँ ना, जब मैं पब्लिक सेक्टर कंपनियों की बात करूँगा तो वहाँ 2 टर्म्स और 2 साल का जिक्र है। ये बात समझना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट 2 तरह की कंपनियों में है, गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ और लिस्टेड कंपनियाँ। तो हमें एक फरिश्ता चाहिए जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो। तो जिसका कंपनी से दूर दूर तक ताल्लुक़ ना हो और हम कंपनी के लोगों से कह रहे हैं कि इसे ढूंढो, तो वो तो अपनों में ही ढूंढेंगे ना, तो फिर इंडिपेंडेंट कैसे होगा? डायरेक्टर से कहेंगे यार तुम जहाँ जहाँ डायरेक्टर हो देखो कोई अच्छा बंदा हो तो बताना, तो जहाँ जहाँ डायरेक्टर है वहाँ जो और डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट थोड़ी है। तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी एक बड़े डाटाबेस से। फिर एसईसीपी ने क्या किया, एसईसीपी ने रूल्स बनाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अगर एक ऐसा इदारा रजिस्टर हो जो कि हमें समझ आ जाए कि वो हमारी बातें समझ रहा है, तो हम उस इदारे को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक डाटाबेस को मेंटेन करे। एक इंस्टीट्यूट आगे आया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का, उसने एसईसीपी के रूल्स को फॉलो किया, तो एसईसीपी ने उसको इजाज़त दे दी कि अब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पाकिस्तान में रेगुलेट कर सकते हैं। इसने क्या किया, इसने एक वेबसाइट बनाई, एसईसीपी ने उसको इजाज़त दी थी, उस वेबसाइट पे इसने ऑप्शन दे दी। एसईसीपी ने कहा कि जी आप एक वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट पे ऑप्शन दे दें, पाकिस्तान में कोई भी टैलेंटेड इंडिविजुअल अगर आपके पास एनरोल होना चाहता है आप उसे एनरोल कर लें। आप उसे कोई फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, आप उससे कोई ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता सकते हैं। तो अगर वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट पे जाऊँ तो मुझे वहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही होगी कि आप डायरेक्टर चूज़ करने आए हैं या डायरेक्टर बनने आए हैं। मैं कहूँगी मैं डायरेक्टर बनने आया हूँ, तो एक फॉर्म सा आएगा जिस फॉर्म पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उस पर इन पे लिखा होगा कि जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो ना, गारंटी दे रहे हो, कल को झूठ निकला तो तुम्हारे खिलाफ ये केस वो केस ये केस हो सकता है। मैंने कहा जी सब कुछ सही है, मैं अपनी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हों वो जाके इस डाटाबेस में अपना इंदराज करा देंगे। कोई बैंक से रिटायर हुआ हुआ बंदा, कोई टीचिंग से रिटायर हुआ हुआ बंदा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिटायर हुआ हुआ बंदा, कोई ट्रेडिंग कंपनी से, बहुत सारे लोग, और कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन वो मानते हैं कि उनके अंदर इतना टैलेंट या स्किल है कि वो कंपनियों को जाके एज डायरेक्टर सर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास कम से कम एक ख़ास लेवल का तजर्बा हो वो इस पैनल में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। पैनल में एनरोल करवाने की सालाना फ़ीस भी हो सकती है और स्टार्टिंग टाइम की भी फ़ीस हो सकती है। अब होगा क्या, एक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, वो जाएंगे इस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जाके कहेंगे कि हम एक बैंकिंग कंपनी है। वो बैंकिंग को जब ड्रॉप डाउन करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे, तो उनके सामने शायद 25 लोगों की सजेशन आ जाए कि ये 25 वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपने आप को नामजद करना चाह रहे हैं।
तो कंपनी उन डायरेक्टर्स को देखेगी, उनकी सीवीज़ को देखेगी, उनकी प्रोफाइल को देखेगी, उनमें से 2-3 के साथ एक आध मुलाकात करेगी और फिर डिसाइड कर लेगी कि उनमें से कौन सा बंदा उनको चूज़ करना है। जिस इदारे ने वेबसाइट बनाई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि अच्छे लोग हैं। जिस इदारे ने वेबसाइट बनाई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये डायरेक्टर आपके लिए मौजू है। वो कहते हैं हमने बस एक जगह आपको बंदे इकट्ठे करके दे दिए, आप इंडिपेंडेंटली चूज़ कर लें। इसी तरह से उस बंदे ने वेबसाइट पे झूठ बोला हुआ है, उस डायरेक्टर ने, इस चीज़ की भी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की नहीं है। तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, मिडल मैन है, एक वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, लोग इधर से आके रजिस्टर हो रहे हैं और इधर से आके चीज़ें पिक कर रहे हैं और वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो अपने इस पैनल में एंटर लीव होने की शर्तें रख सकते हैं इंस्टीट्यूट, वो कोई ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, कोई ख़ास तालीमी रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। तो वेबसाइट बड़ा मोटा मोटा करके डिस्क्लेमर देगी कि ये वेबसाइट आपकी सहूलत के लिए है, लेकिन खामखा आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ किसी भी किस्म की हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये बंदा फलाना बंदा आपके लिए बहुत ही अच्छा और मौजू रहेगा। बात समझ आई? तो एक पूरा प्रोसेस है हमारी किताब में ना। वैसे जो मेन लॉ है वो कंपनीज एक्ट है, एक छोटा सा लॉ सिक्योरिटीज़ एक्ट, छोटा लॉ नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़ा सा उसका पोर्शन हुआ है। फिर हमारे सिलेबस में ना कुछ थोड़े से सपोर्ट लॉज हैं, हल्के हल्के से। एक जगह पे डिविडेंड की जो डिक्लेरेशन की जो रेगुलेशंस हैं, डिविडेंड को बांटने की रेगुलेशन, डिविडेंड की पेमेंट की रेगुलेशन, वो हमारे सिलेबस में उसकी गिनती की 2-3 लाइन है, जिसमें से पेइंग एजेंट की डेफिनेशन निकलती है, वर्किंग डेज की डेफिनेशन निकलती है, तो वो रेगुलेशन है। इसी तरह से इस टॉपिक में हम कंपनीज एक्ट से बाहर निकल के एक रेगुलेशन को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपनी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रेगुलेशन है, उसका थोड़ा सा पोर्शन भी हमारे सिलेबस में है। अब देखते हैं इस डायरेक्टर और इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन। पहले उन्होंने एक आसान डेफिनेशन दी समझाने वाली, फिर बड़ी वाली डेफिनेशन। अगर पेपर में 2-3 नंबर के लिए डेफिनेशन आए, इंतहाई फ़ख्र से ही छोटी वाली डेफिनेशन लिख के और खामोशी से निकल लीजिएगा। वो नहीं होता सीटी पे जाते हुए बंदा इधर उधर आगे से है ना फू 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 फू, इर्द गिर्द वाले सोच रहे होते हैं कि वो किसने किया, ये गड़बड़ कौन करके गया है। तो आप ये डेफिनेशन लिख के और खामोशी से पतली गली से निकल लीजिएगा, उन्हें एहसास ही ना हो कि आपको बड़ी वाली नहीं आती थी। तो छोटी डेफिनेशन क्या, अ डायरेक्टर हु इज नॉट कनेक्टेड और डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप वेदर पिक्यूनरी, ओहो ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल, चाहे फाइनेंशियल या अदर, विद कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग और डायरेक्टर। कंपनी एसोसिएट उसकी सब्सिडरी उसकी होल्डिंग उसके डायरेक्टर से किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड ही कैन बी रीजनेबली परसीव्ड, उसको रीजनेबली समझा जा सकता है एज बीइंग एबल टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट विदाउट बीइंग सबसर्विएंट टू एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये तस्वुर किया जा सकता है कि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट दे सकता है चूँकि उसका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिसके मातहत आके वो गुमराह हो जाए। तो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आके फैसला करेगा तो ज़रा ज़्यादा, भाई अगर डायरेक्टर ने फैसला करना हो कि डायरेक्टर्स की तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए, तो जो मुलाजिम डायरेक्टर हैं वो तो कहेंगे कि लुट मच जानी चाहिए, और जो बाहर से बंदा है वो कहेगा नहीं भाई कंपनी के डायरेक्टर पे इतना पैसा मत खर्चो, लोगों पे खर्चो। पता लगे कंपनी का पैसा उठा के आप 50 लाख उठा के किसी और को देते, पता नहीं, आधे जुमले तो मेरे आपको समझ नहीं आते। ताज़ा 50 लाख की डोनेशन दी गई है, आप इजी ले रहे हैं। 50 लाख की या 50 मिलियन की? 5 मिलियन ना, 50 लाख की डोनेशन दे दी आईकेएफ ने कहा कि भाई गवर्नमेंट आप अपने अगराज़ो मकासद के लिए आपको पैसे कम पड़ रहे हैं, हमारे पास पैसे पड़ा हुआ है, वो मेंबर का पैसा है, हम आपको दे देते हैं। मेंबर है ना, हम मेंबर हैं, हमारा पैसा है नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, हमारा पैसा नहीं है, वो इदारे के वसीतर मकासद पे ही खर्च हो सकता है। तो इदारे ने अपने वसीतर मकसद पे खर्च कर दिया ना, गवर्नमेंट से अच्छे ताल्लुकात बना के रखे। चेक करें, खुद ही एक दूसरे को पैसे बांट रहे हैं। चलें खैर चलें, वो बच्चे नीचे दुखी वो कर रहे थे, भाई इतने ज़्यादा पैसे थे, हमारी फीस कम कर देते, फलाना कर देते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी का इलेक्ट होगा उसी तरीके से जैसे 159 वाले डायरेक्टर होते हैं। जो इलेक्शन वाले डायरेक्टर हैं, इसको हम बाकायदा इलेक्शन लड़वाएंगे, इसको पहले हम कुछ क्वालिफिकेशन शेयर देंगे, इसको इलेक्शन लड़वाएंगे, फिर उसे उतने शेयर वापस ले लेंगे, उतने रखे रहने देंगे जितने से वो रिमूव होने से बचा रहे, तो ये डायरेक्टर बन जाता है। इसको डायरेक्टर लगवाया जाता है इंडिपेंडेंट, लेकिन इलेक्शन लड़वाया जाता है। चूँकि सेक्शन में क्लैश आ गया था कि इलेक्टेड डायरेक्टर होना चाहिए, तो उस बेचारे को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा होता है। देन फाइनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा है, असल वाली डेफिनेशन ही, अगर इनमें से कोई भी काम करेगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब नीचे कुछ ममानियत लिखी हुई है, क्या करने से उसकी इंडिपेंडेंस आउट हो जाएगी। अगर वो एम्प्लॉय रहा हो कंपनी का सब्सिडरी का होल्डिंग का पिछले 3 साल में, चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हो सब्सिडरी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग या होल्डिंग का लास्ट 3 साल में,
कंपनी के साथ पिछले 3 साल में मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली एंड डायरेक्टली या पार्टनर के तौर पे या मेजर शेयर होल्डर कम से कम 10% वोटिंग पावर वाला, तो वो नहीं होगा। ये इन पहले तीनों पॉइंट्स में 3 की जगह 2 हो जाएगा अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी। अच्छा, फिर नीचे आते हैं, फिर इस पॉइंट की तरफ आते हैं। क्लोज रिलेटिव वो कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर का। क्लोज रिलेटिव का मतलब है मियाँ बीवी, असेंडेंट वालदैन, औलाद और बहन भाई, सारे उन्होंने जो करीबी ब्लड रिलेशंस हैं वो कवर कर दिए। स्पाउस को छोड़ के बाकी सब ब्लड रिलेशन है और प्लस स्पाउस भी उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। क्रॉस डायरेक्टरशिप के अरेंजमेंट ना हो, मतलब ये डायरेक्टर जहाँ जहाँ डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, अगर ये भी वहाँ डायरेक्टर है तो इसका उस कंपनी में दोस्ती होगी, तो उस कंपनी में हो सकता है दोस्ती होने की वजह से इस कंपनी में उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगवा दे। हो सकता है जेल के ज़माने के दोस्त हों और उसके बाद जो है मौका पाती को अच्छा चलें आप इस मिनिस्ट्री पे आ जाएं, आप इस मिनिस्ट्री पे आ जाएं। तो इस तरह का चक्कर ना हो कि किसी और जगह इनकी ऐसी दोस्तियाँ यारी हों कि यहाँ दिखने में इंडिपेंडेंट लग रहे हैं और अंदर खाते जो है इनकी कुछ पुरानी दोस्तियाँ हों। बोर्ड पे लगातार 3 टर्म्स से सर्व किया तो फारिग हो जाएगा, लेकिन वो गैप ले सकता है 1 टर्म का और उसके बाद दोबारा से हो सकता है। डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ या स्पेशल इंटरेस्ट वाला इसमें काउंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन 2 से हट के होगा, अलग से होगा। जो पॉइंट हमने छोड़ा था, रिसीव रेम्युनरेशन इन 3 years प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने से पहले पिछले 3 साल में इसमें कंपनी से पैसे लिए हों, रेम्युनरेशन तनख्वाहें ली हों, और रिसीव एडिशनल रेम्युनरेशन, और कुछ और पोजीशन पे बैठा हो तो उसकी इजाफी तनख्वाहें भी ली हों। एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम कंपनी, एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात नहीं हो रही है। अब एक बंदा 8 साल पहले डायरेक्टर था और अभी तक कंपनी का रिटायरमेंट बेनिफिट उसको मिल रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसको डायरेक्टरशिप की फ़ी मिल रही है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर उसको पिछले सालों में तनख्वाह मिली है या अभी उसको तनख्वाह देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस आउट हो जाएगी। डायरेक्टरशिप फ़ी वही है जो मीटिंग अटेंड करने और इस तरह की चीज़ों का आपको पैसे मिल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर फ़ी के अलावा हम बातें कर रहे हैं। और हैज़ पार्टिसिपेटेड स्टॉक ऑप्शन, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम, इस तरह की किसी भी चीज़ में, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में आया हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में आया हो, तनख्वाह ली हो, एडिशनल तनख्वाह ली हो, इनमें से कोई भी किया हो तो उसकी इंडिपेंडेंस आउट हो जाएगी। 2 कामों पे आउट नहीं होगी, अगर एक रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा है तो, या अगर एक फ़ी डायरेक्टरशिप फ़ी ले रहा है यानी कि सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के पैसे ले रहा है तो वो इससे इंडिपेंडेंस हिट नहीं होगी। तो ये जुमला ऐसा है कि इसको पढ़ते हुए जो है ना ये बीच में ये जो अपार्ट फ्रॉम वाला है ये कंफ्यूज हो जाता है। बात समझ आई? अब उस तरफ आते हैं, एक डाटा बैंक। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होगा एक डाटा बैंक से जो एक खास इदारा बनाएगा। ऐसे ये एक इंस्टीट्यूट, बॉडी, एसोसिएशन जिसको SCCP ने कहा होगा वो बनाएगा। और मैनर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन जो है वो उस तरह से होगा जैसा SCCP बता दे। और SCCP ने बताया कंपनी मैनर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018 में, और ये रेगुलेशन का थोड़ा सा पोर्शन हमारे सिलेबस में, जल्दी जल्दी से उस थोड़े से पोर्शन को देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो शख्स चाहता है कि वो डाटा बैंक में शामिल हो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसने कम से कम ग्रेजुएशन की हुई हो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या वो मेंबर हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का, या तो कम से कम ग्रेजुएट हो या कम से कम प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, ICAP, ICMAP या इस तरह की कोई भी प्रोफेशनल बॉडी, इवन इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो भी मुख्तलिफ तरह की प्रोफेशंस की प्रोफेशनल बॉडी बनी हुई है, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, या उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो एंड उसके पास 5 साल का तजर्बा हो फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन, थक गए तो कह दिया अदर डिसिप्लिन रेलेवेंट टू कंपनी बिजनेस, जो भी कंपनी जिस तरह का काम धंधा करती होगी। तो उस तरह का अगर उसके पास तजर्बा है तो बैचलर या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन विद 5 साल का तजर्बा, और फर्ज करें उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन तजर्बा बहुत है, तो फिर तजर्बा, अगर अकेला तजर्बा है तो फिर 15 साल का तजर्बा हो, फिर तालीम की ज़रूरत नहीं, यानी आपकी सारी तालीम को उठा कर 10 साल के तजर्बे से साइड में फेंक दिया, ठीक। तो या तो उसने ग्रेजुएट किया हुआ हो, या मेंबर हो प्रोफेशनल बॉडी का विद 5 साल का तजर्बा, या उसका 15 साल का तजर्बा हो। इन जी CA फाइनलिस्ट इसमें किसी डेफिनेशन में नहीं आता। मेंबर हो प्रोफेशनल बॉडी के, ठीक है, आपको मेंबर होना शर्त है। अगर आप मेंबर नहीं है तो फिर ये आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। असल में ग्रेजुएशन की हुई हो, ग्रेजुएशन की इक्वलेंसी की बेस पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। और ग्रेजुएशन पुराने दौर में 14 साल तालीम होती थी, अब ग्रेजुएशन तकरीबन 16 साल तालीम बन चुकी है, और मास्टर्स 17 साल तालीम बन चुकी है। तालीम को बढ़ाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। इतना पढ़ाओ कि एक बंदा थक हार के उसके बाद सिर्फ नौकरी कर सकता हो और वो कुछ ना करे। खैर, मतलब गलत वक्त पे गलत इशू डिस्कस हो रहा है, मैं जज्बाती ना हो जाऊँ।
कैन कन्फर्म, वो विलिंग हो और ये कन्फर्म करता हो कि भाई मैं अगर सेलेक्ट हो गया तो मैं आपको भरपूर टाइम दूंगा एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम बातें करते करते आए। प्रोफेशनल बॉडी उन्होंने कहा कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी खास लॉ के तहत चल रही हो, जिसमें एक नेशनल काउंसिल हो और उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया हो एग्जामिनेशन का, और उसकी मेंबरशिप लेना काफ़ी दिक्कत वाला काम हो। ICAP की सारी निशानियाँ बता दी कि प्रोफेशनल बॉडी किसे कहते हैं, जो किसी खास लॉ के तहत चल रही हो, गवर्नमेंट के, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक नेशनल काउंसिल उसे चलाती हो और उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया हो एग्जामिनेशन का, और उसके बाद मेंबरशिप एंटाइटलमेंट का एक पूरा निज़ाम हो। तो यानी प्रोफेशनल बॉडी है एक ऐसा जिसका पूरा नेटवर्क या सिस्टम है, वो कुछ पढ़ाते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं और फिर आपको उसकी मेंबरशिप देते हैं, तो उसको हम प्रोफेशनल बॉडी कह रहे हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कोई भी जो उस इलाके की एनेक्टमेंट के तहत इसी तरह की हरकतें कर रही हो, तो इसमें ACCA भी कवर हो जाएगा, ICMA भी कवर हो जाएगा, सीमा भी कवर हो जाएगा, इंटरनेशनल पाकिस्तान, हर तरह के इदारे जो प्रोफेशनल। और ये अकाउंटिंग में हमें पता है ना, डॉक्टरी के अंदर अलग इदारे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर अलग इदारे हैं, तो अलग अलग फील्ड में कोई भी प्रोफेशनल बॉडी। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट होने के बाद डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना होगा या एग्जामिशन लेनी होगी। जो SCCP ने बताया वो क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, किसने करना होता है, किस तरह से करना होता है, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, जब वो बड़े होकर बताएंगे तब देख लेंगे। डाटा बैंक में इंस्टीट्यूट जो है वो एक डाटा बैंक में इंफॉर्मेशन वगैरह प्लेस करेगा। वक्त बड़ा कम है और बच्चे अगली क्लास के आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से मुकाते हैं। इंफॉर्मेशन डाटा बैंक में रखेगा और इंश्योर करेगा कि ये इजीली एक्सेसिबल, डाउनलोडेबल। एप्लीकेंट्स वगैरह, एप्लीकेंट के लिए कुछ सिस्टम रूल्स वगैरह को फीस वगैरह भी चार्ज कर सकता है। जो भी इस बंदा नेम एंटर करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसके चीज़ें सही हैं। कंपनी और डिस्क्लेमर बैंक, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी कि ड्यू डिलिजेंस करे कि जी डाटा बैंक से बंदा उठाया है तो ध्यान किसने करना है, कंपनी ने। कंपनी रिक्वायर करेगी उस अंडरटेकिंग को कि उस इंडिविजुअल से एक अंडरटेकिंग जमा कराओ कि भाई आप हमारे लिए सही हो और आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी हुई। और इंस्टीट्यूट बड़ा बड़ा करके अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लेमर दे देगा कि भाई जो अपॉइंट करा उसकी अपनी जिम्मेदारी। इस डाटा बैंक में किसी बंदे को शामिल करने का मतलब नहीं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, और किसी भी किस्म का हादसाती नुकसान की जिम्मेदारी इदारे हाजा पर नहीं होगी। डन। तो हम लोगों ने आज जो बड़े वाला इसका यूनिट है, टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, वो पढ़ लिया और थोड़ी सी शरारतें करते करते आगे से भी कुछ सेक्शन पढ़ लिए। तो कल इंशाल्लाह ताला हम जो इसके अदर रूल्स हैं वो पढ़ते पढ़ते चैप्टर 4 में दाखिल हो जाएंगे। भाई का एक सवाल है, ठीक है जी, लेक्चर खत्म हो गया, मैं सवाल देते थे बाहर जाऊँ क्योंकि अगली क्लास के बच्चे